Hello everyone. Our today topic is introduction of unit number first physical world and measurement plus वन साइंस। ठीक है बच्चों, अब तक आपने पढ़ा कि साइंस को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अब ये अलग अलग आप एक एक सब्जेक्ट के तौर पे इनको पढ़ोगे। ठीक है, तो फिजिक्स है क्या? सबसे पहले हम फिजिक्स की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड इट्स फिनोमिना। कि हम प्रकृति और प्रकृति के फिनोमिना के बारे में जिस ब्रांच में साइंस के सीखेंगे वो क्या कहलाएगी? फिजिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फिजिक्स। जैसे कि पर्वत कैसे बने, अर्थ क्यों रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो नीचे क्यों गिरती है। तो ये सारे क्या हैं? ये साइंस के फैक्ट हैं। तो इनको किस ब्रांच से हम समझेंगे? फिजिक्स से। ठीक है, साइंस की किस ब्रांच से इसे समझेंगे? फिजिक्स से समझेंगे। ओके, अब फिजिक्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। वन इज बिफोर 19th सेंचुरी इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। कि जो पहले 19th सेंचुरी से पहले की जो फिजिक्स है उसको हमने बोला क्लासिकल फिजिक्स। ये हमारी परंपरागत फिजिक्स है और हम प्राचीन समय से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। और जो 19th सेंचुरी के बाद की जो फिजिक्स आई है उसको बोलेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलेंगे? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो टॉपिक अंडर क्लासिकल फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंडर कौन कौन से टॉपिक थे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर यानी कि जो हमें टेम्परेचर और हीट के बारे में जानकारी देगा फिजिक्स का जो ब्रांच, वो क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। एक होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है लो स्पीड मोशन। लो स्पीड मोशन, कि जो लो स्पीड मोशन की जानकारी हमें देता है वो क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब किससे है? चार्ज एसोसिएटेड बॉडी से। ठीक है ना, किससे? चार्ज एसोसिएटेड बॉडी से। ओके, कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम चार्ज एसोसिएटेड बॉडी और चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब किससे होता है? लाइट से होता है। किससे होता है? लाइट से। ठीक है, कि ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यानी कि ये सभी टॉपिक किसके अंडर आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के अंडर कौन कौन से टॉपिक आते हैं और इनका मतलब क्या क्या है। ओके, बाद में बच्चों ये एक एक यूनिट के तौर पे आप पढ़ोगे और उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बात की जाए कि आगे हम टॉपिक अंडर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है वो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, रिलेटिविटी का मतलब होता है हाई स्पीड मोशन। क्या मतलब होता है? हाई स्पीड मोशन। ठीक है, हाई स्पीड मोशन का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस टाइप के मोशन की अगर बात करें तो ये क्या है? हाई स्पीड मोशन है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मोशन की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? रिलेटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की। तो यानी कि बहुत हाई वेलोसिटी होती है। हाई वेलोसिटी है तो ये किस में आ जाएगा? रिलेटिविटी में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में, उनके मोशन, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी पोजीशन के बारे में, जैसे जो ब्रांच हमें फिजिक्स की बताएगी वो क्या कहलाएगी? क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, अगर इससे आगे हम बढ़े बच्चों तो देखो कि भाई हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का। ओके, तो यानी कि फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट में की अगर बात करें तो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स है क्या? तो वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स के बारे में जानना। फिजिक्स के बारे में जानना। किसी भी चीज को जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि वो पहले उसके बारे में कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करते हैं हम? थिंक से, सोचते हैं। किसके बारे में? किसके बेस के ऊपर सोचते हैं हम? ऑर्गेनाइज नॉलेज के ऊपर सोचते हैं। ऑर्गेनाइज नॉलेज का मतलब होता है कि जो बुक में लिख रखा है, किसी कहानी, किसी स्टोरी के बारे में जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है,
है, तो वो क्या कहलाता है, हमें हमारा ऑर्गेनाइज नॉलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइज नॉलेज कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज नॉलेज हमारे पास आया कहाँ से? तो ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है वो साइंटिफिक बेस के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, हम किसी भी बात को बुक में ऐसे नहीं लिख सकते, उसको लिखने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरना होता है, हमें साइंटिफिक मेथड होते हैं हमारे पास, और वो पूरा प्रोसेस होने के बाद ही कोई चीज ऑर्गेनाइज नॉलेज में बदल जाती है। ठीक है, तो यानी कि हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है बच्चों कि जो चीज हमारे पास है हम उससे आगे सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी हैं, बहुत सारे फोर्स, बहुत सारे नेचर के लॉ के बारे में हमें पता है, तो हमें बिल्कुल बेस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां से उस चीज को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज नॉलेज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज को साइंटिफिक प्रूव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साइंटिफिक प्रूव। किसी चीज को साइंटिफिक प्रूव करने के लिए हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए? साइंटिफिक मेथड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कि हमारे पेरेंट्स हमें ये कह दें कि गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के क्लोथ पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, तो बच्चे मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। लेकिन अगर उनको ये बता दिया जाए कि लाइट कलर होते हैं वो हीट को कम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू डार्क कलर, तो लाइट कलर है हीट को कम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें गर्मियों के दिनों में कम गर्मी लगेगी। ठीक है, तो अगर साइंटिफिक मेथड हमें पता चल जाए तो हम उस चीज को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि साइंटिफिक मेथड क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि हमने देखा कि भाई ऐसे यहाँ ईस्ट और ये वेस्ट, तो हमने देखा किसी नदी में वाटर ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, हर रोज जा रहा है, ठीक है, सालों साल जा रहा है। तो हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे क्यों जा रहा है। तो इस चीज को हमने क्या किया कि हम लैब में गए, लैब में जाके हमने क्या देखा कि हमने एक इस प्रकार से अरेंजमेंट किया, ठीक है, चीज का, और यहाँ पे वाटर डालना स्टार्ट किया। ठीक है, जब वाटर डालना स्टार्ट किया तो इस प्रकार से फ्लो हुआ। तो हमने देखा कि ग्राउंड लेवल से हमारा ए जो पॉइंट है, एज है, ये ऊंचा है और ये है ग्राउंड पे है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता चल गया कि जरूर जहां से ईस्ट साइड से वाटर आ रहा है और वेस्ट में जा रहा है, तो ईस्ट पे क्या है, ऊंचाई ज्यादा है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया इससे कि वाटर का जो फ्लो होता है वो हायर पॉइंट से किसकी तरफ होता है, लोअर पॉइंट की तरफ हो जाता है। किसकी तरफ होता है? हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कहाँ? ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तो यानी कि लैब में किया। ये क्या था? हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यानी कि कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होती है, लैब से स्टार्ट होती है बच्चों, बुक से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन हम हर चीज को बुक में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चीजें कहाँ से आती है हमारे पास? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और लैब से आती है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीज की क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग दो प्रकार की होती है, क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि ये सन है और बारिश के दिनों में हमने एक 7 कलर की सन के बिल्कुल सामने क्या देखी, एक स्पेक्ट्रा देखा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा देख लिया हमने, तो उस स्पेक्ट्रा को हमने नाम दिया रेनबो। ठीक है, क्या नाम दिया? रेनबो, इंद्रधनुष। ठीक है, तो यानी कि क्वालिटेटिव, ये आएगा क्वालिटेटिव रीजनिंग में। किस में आएगा? क्वालिटेटिव रीजनिंग में, कि कोई चीज कैसे हुई। तो हमने देखा कि शायद सन की लाइट इस पे आई और ये जो वाटर ड्रॉप थी उसमें क्या थे, उसमें अपना मतलब वो किसकी तरह काम करेगा, प्रिज्म की तरह काम करेगा, और जो लाइट आई वो लाइट इसमें आके और 7 कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी। ठीक है, और वो 7 कलर हमें दिखाई देगी। तो इस चीज को बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव रीजनिंग। इसमें कोई नंबर नहीं होता, इसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कोई चीज कैसी हुई। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये लैब में करके देखा, इसी प्रकार से एक ब्लफ लिया, सामने हमने वाटर ड्रॉप्स रखे या फिर प्रिज्म रखा, तो हमने देखा कि लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती। इसका मतलब लाइट के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, 7 कलर पहले से ही होते हैं। तो ये हमें किसने बताया? क्वालिटेटिव रीजनिंग ने। किसने बताया? क्वालिटेटिव रीजनिंग ने। लेकिन इससे आगे अगर बात करें क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, ठीक है, किसकी बात करें हम? क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमें क्या बताएगी कि ये रेनबो कब दिखाई देता है। ठीक है, हमेशा तो दिखाई नहीं देता। तो ये हमें ये बताएगी कि अगर सन से लाइट आ रही है, आप 45 के एंगल पे अर्थ से
यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है आपका इस लाइट के साथ, तो आपको ये दिखाई देगा। तो 45 क्या है? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? हमें एक नंबर मिल गया। तो यानी कि क्वांटिटिव रीजनिंग ये बताएगी हमें कि किस प्रकार से और कब दिखेगा। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रीजनिंग हमें ये बता रही है ये क्यों हो रहा था, और क्वांटिटिव रीजनिंग ये बताएगी ये कब होगा। ठीक है, उसके बाद कोई चीज हमें पता चल जाती है तो हमें क्या देना पड़ता है? उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है। जैसे हमने पता है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, क्या लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो यानी कि ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और इस प्रकार से ये हमारा क्या है? सन है। तो हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। लेकिन सन की तरफ क्यों नहीं जाता ये भाई? ठीक है, तो सन का मास तो बहुत ज्यादा है अर्थ के मास से, फिर भी ये किसकी तरफ नहीं जाता? सन की तरफ नहीं जाता। तो हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग की, मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए हमने क्या बनाया? फार्मूला बनाया। क्या फार्मूला बनाया? कि भाई अगर जो फोर्स है ये मास के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्स स्केल ऑफ डिस्टेंस को ओबे करता है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें ये से पता चला कि भाई डिस्टेंस जो है वो सन का और मून का क्या है? सन और मून का जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही कारण है कि सन क्या नहीं कर रहा? मून को अट्रैक्ट नहीं कर रहा उस फोर्स से, जितने फोर्स से अर्थ ने क्या कर रखा है? मून को अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फार्मूला हमें सीधा नहीं पता चला कि और ये पावर दो ही क्यों आई, 3 क्यों नहीं आई, 5 क्यों नहीं आई। 1 मिनट के एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, सालों लग जाते हैं। सालों के बाद हमें ये फार्मूले मिले हैं कि F इजिकल टू जी m1 इंटू में m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या देनी पड़ती है? मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है उस चीज के बारे में। उसके बाद क्या होता है? प्रिडिक्शंस होती है। प्रिडिक्शंस का मतलब होती है भाई कोई चीज ये इसको कब खींच लेगा। ठीक है, तो कब खींच लेगा का मतलब क्या है? कि मैं इनका फोर्स निकालूंगा और ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम डिस्टेंस के बेस पे देखेंगे कि अगर इतना फोर्स जब हो जाएगा तो सन अर्थ मून को क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने मून के ऊपर भेजना है किसी सैटेलाइट को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस प्रकार से ये हमारी अर्थ है, हम भेज देते हैं, और जब देखते हैं कि ये कब खींच लेगा? जब ये इसके ग्रेविटेशन पुल में चला जाएगा। ग्रेविटेशन पुल में जाके कितना फोर्स लगेगा वो हम क्या कर लेते हैं? इसके ऊपर इस फार्मूले से वो फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और जब इसके ग्रेविटेशन पुल में चला जाता है तो हम इंजन को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उसके बाद मून अपने आप इसको क्या करना स्टार्ट कर देता है? खींचना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से हम मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम फार्मूला बना लेते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं। प्रिडिक्शंस का मतलब क्या है? कि इतने डिस्टेंस के ऊपर जाके हमें इंजन को बंद कर देना है और मून को सैटेलाइट अपने आप, ठीक है, सैटेलाइट को मून अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, इस प्रकार से। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन। बच्चों कोई भी चीज बनने के बाद भी गलत हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज सही कब तक है, ट्रू कब तक है? जब तक कोई उसको गलत ना ठहरा दे। ठीक है, किसके ऊपर? साइंटिफिक मेथड के बेस के ऊपर। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के बेस के ऊपर जब तक कोई चीज गलत ना हो जाए तब तक वो क्या रहती है? बिल्कुल सही रहती है। क्या रहती है? सही। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो बिल्कुल गलत हो सकती है और उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। ठीक है, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स में क्या है कि 2 थ्रस्ट एरिया है फिजिक्स के। यूनिफिकेशन, नंबर 1। यूनिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट फिनोमिना ऑफ नेचर मस्ट बी एक्सप्लेन बाय मिनिमम लॉ। बच्चों अगर बहुत ज्यादा लॉ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बातें याद रखनी पड़ेंगी, उससे हमें हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमारी डिस्कवरी में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसका मतलब नेचर्स लव सिमेट्री, प्रकृति को एक ही फार्मूले से भी सोल्व किया जा सकता है। इसीलिए थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स में क्या है? यूनिफिकेशन रखना है। क्या रखना है? यूनिफिकेशन, कि मैक्सिमम जो
फिनोमिना है नेचर के, वो कम से कम लॉ से क्या होने चाहिए, एक्सप्लेन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब टू अंडरस्टैंड और ड्राइव द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिगर सिस्टम इन स्मॉल स्मॉल कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर कोई सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सी है, बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, हम बना के समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स है। थ्रस्ट एरिया फिजिक्स के बाद में आता है फोर्स ऑफ नेचर। नेचर के अपने 4 बेसिक फोर्स हैं, इनके ऊपर एक अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन हम भी अभी बता देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियाई फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई फोर्स, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे नेचर के 4 बेसिक फोर्स हैं, ठीक है, और इन्हीं के बेस के ऊपर हमारा पूरा नेचर टिका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपने बहुत सारे फोर्स और भी पढ़े होंगे, लेकिन वो सभी इनसे ही बने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक्साइटमेंट क्या है, तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में तो बच्चों हमें पता ही है कि आज के टाइम पे जो सारी चीजें हमें सुख सुविधाएं मिली हुई हैं वो सारी क्या है, एक्साइटमेंट ही है फिजिक्स की। जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, एरोप्लेन है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सभी क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, ओके। उसके बाद अगर बात करें कि फिजिक्स रिलेटेड टू अनदर ब्रांच, तो फिजिक्स जो है हमारी और भी ब्रांचेस से क्या है, रिलेट करती है। जैसे कि अगर बात करें केमिस्ट्री, ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है उसका बेस भी क्या है, फिजिक्स है। जैसे कि हम 2 साल्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करें उनके एटम्स की, तो हमारे पास एडेसिव फोर्स जो आया, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स जो दिए वो किसने दिए, वो हमें फिजिक्स ने दिए। किसने दिए, फिजिक्स ने दिए, कि भाई किस प्रकार से ये इन साल्ट्स में किस प्रकार का अट्रैक्शन होगा, किस प्रकार का रिपल्शन होगा, क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किसने दिया हमें, वो फिजिक्स ने दिया। किसने दिया, फिजिक्स ने दिया, ओके। अगर बात करें हम बायोलॉजी की, ठीक है, तो बायोलॉजी की अगर बात करें कितनी एनर्जी रिलीज होगी इनमें, वो भी कौन बताएगा, हमें फिजिक्स बताएगा। अगर बात करें बायो की, तो बायोलॉजी जो है उसको मैक्सिमम, जो बायो के मैक्सिमम चीजों की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो किससे ली जाती है, माइक्रोस्कोप से। किससे ली जाती है, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप किसने बनाया है, फिजिक्स ने बनाया है। किसने बनाया है, फिजिक्स ने। माइक्रोस्कोप किसने बनाया बच्चों, फिजिक्स ने बनाया है, ठीक है। इसी प्रकार से कि भाई माइक्रोस्कोप के बिना हम सेल की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है, तो सेल की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप की मोस्ट नीड है। डॉक्टर जितने भी एंडोस्कोपी करते हैं या फिर ऑपरेशन करते हैं, उसमें किसकी नीड होती है, वो फिजिक्स फिनोमिना बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की मदद लेते हैं। तो यानी कि बायोलॉजी में किसकी जरूरत है, फिजिक्स की जरूरत है। इसी प्रकार अगर बात करें जियोलॉजी की, ठीक है, तो जियोलॉजी जो हमारा वो क्या बताता है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, रेडियो डेटिंग और कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग, ठीक है, ओके। यूरेनियम डेटिंग, सॉरी, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग और क्या है हमारा, कार्बन डेटिंग। तो ये क्या होता है, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्लेनेट, किसी भी रॉक, किसी भी बॉडी की एज निकाल सकते हैं, कितने सालों पहले थी ये चीज, कितने सालों तक जी, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यानी कि ये किसके फिनोमिना है, फिजिक्स के फिनोमिना है, और ये किस में यूज किए जाते हैं, जियोलॉजी में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने क्या पढ़ा है आज बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ा है फिजिक्स का, फर्स्ट यूनिट +1 साइंस, और इंट्रोडक्शन में हमने फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो बच्चों आशा करते हैं कि इसके बारे में आप चीज़ों को समझेंगे, सोचेंगे और अपनी बुक से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सको। ओके, थैंक यू।